जलवा तो इनका हो सकता था, लेकिन कुछ रीजन रह गए जिनकी वजह से यह उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। मगर बेशुमार खासियत के साथ आती थी यह कारें उस समय में भी। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। आज 1 2 3 4 नहीं, ऐसी 10 कारों के बारे में बताने वाला हूं जिनका जलवा भारतीय बाजार में हो सकता था मगर नहीं हुआ। पहली, टोयोटा यारिस। 2018 में इसे ऑटो एक्सपो में लॉन्च किया गया और 2021 में ही बंद कर दिया गया। 1.5 लीटर इंजन के साथ आ रहा था, मैनुअल और सीवीटी ट्रांसमिशन भी थे, अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी भी देता था। मगर छोटे 15 इंच के टायर लोगों को इतनी बड़ी गाड़ी में समझ में ही नहीं आया। उनका कहना है कि वरना जैसी गाड़ियों में जब बड़े बड़े 16 इंच के व्हील्स आते हैं तो इतने छोटे टाइनी से व्हील्स उन्हें सूट ही नहीं किए, और गाड़ी की ओवरऑल स्ट्रक्चर भी उनको समझ में नहीं आई। इसलिए उन्होंने टोयोटा जैसे बड़े ब्रांड की इस कार को फुल्ली रिजेक्ट कर दिया। कीमत तो 8 लाख रुपए से शुरू जाती थी, मगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आई। शायद यही कुछ रीजन रहे हैं जो टोयोटा ने समझा और जाना और अब नए दौर की कारों पे जुट गया। नए दौर में उसने सीखा है कि सुजुकी के साथ अगर रिश्ते बनाकर नए कोलैबोरेशन में कुछ उनकी गाड़ियां खुद बेची जाए और कुछ अपनी गाड़ियां उनको बेचने के लिए दी जाए, इस तरह से दोनों मिलकर भारत के बाजार के 50% मार्केट पे कब्जा कर सकते हैं। और सच में वो 52% मार्केट पे कब्जा कर लिए। चलिए बढ़ते हैं एक और कार के बारे में, और ये कार इंडिया की टेक्निकली पहली मिड साइज एसयूवी थी जिसने सब 4 मीटर अबव वाले एसयूवी सेगमेंट में धमाल मचाया था। ये थी फोर्ड की फ्यूजन। हाँ, बहुत से लोग इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूजन एक दूसरी कार के नाम से जाना था, मगर भारतीय बाजार में यह फिएस्टा के प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई फ्यूजन थी, जो टेक्निकली तो पहली एसयूवी कहलाएगी। मगर ये 1.4 लीटर पेट्रोल डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ आती थी। 1.6 लीटर भी ऑप्शन हुआ करता था और कीमत केवल 6 लाख रुपए से शुरू जाती थी। मगर उसके बावजूद भी यह कार कभी उतने अच्छे नंबरों में नहीं बिक पाई। वजह क्या थी? उस समय भारतीय कस्टमर एसयूवी के पीछे भागते नहीं थे भेड़ चाल की जैसे आज भाग रहे हैं। यानी अपने दौर से पहले ही फोर्ड ने इस तरह की गाड़ी लॉन्च कर दी, जो समय से बहुत पहले लॉन्च करोगे तो फ्लॉप तो होगी। वही हुआ फ्यूजन के साथ। एक अच्छी सक्सेसफुल शानदार प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप हुआ, और वह भी सेडान के द्वारा। हाँ, खुद की सेडान ही उनकी इससे ज्यादा बिकती थी गिनती में। वजह क्या थी? लोगों को उस समय एसयूवी के प्रति लगाव ही नहीं हुआ करता था। यही वो रीजन रहा कि फोर्ड की फ्यूजन भारतीय बाजार में अच्छी बेहतरीन एसयूवी होने के बावजूद भी फ्लॉप हुए। हालांकि कंपनी ने इसे हैचबैक कह के लॉन्च किया था। चलिए बढ़ते अब तीसरी कार की तरफ। ये है टाटा की जबरदस्त कार। इतनी जबरदस्त कार कि जब सड़क पे लेके पहली बार मैं निकला था तो BMW वाले भी मुड़ मुड़ के दिखते थे। मैं बात कर रहा हूं नैनो की। ये फ्लॉप तो कतई नहीं कहलाएगी। लोगों के दिल में जब कार इतनी उतर जाए तो फ्लॉप कैसे हो सकती है? ये कह सकते हैं गिनती में ज्यादा नहीं बिक पाई। हाँ, लेकिन फ्लॉप कहना मेरे दिल को ही गवारा नहीं है, तो आपके दिल को है या नहीं, ये तो आप नीचे कमेंट में लिखेंगे। नैनो के साथ क्या अच्छाई क्या बुराई थी? देखो, इंजन बढ़िया था, काफी पेपी भी था, परफॉर्मेंस में कोई कमी नजर नहीं आती थी, और कीमत भी 1,20,000 रुपए से शुरू हो जाती थी। हाँ, कम से कम दिल्ली एनसीआर में। बाकी कुछ जगहों में तो 1 लाख रुपए से ऑन रोड एक्स शोरूम उन्होंने लॉन्च की थी, लेकिन वो BS2 वर्जन डाली थी। 600 सीसी का इंजन जो कि रियर व्हील ड्राइव था, उस जमाने में छोटी गाड़ियों में नहीं मिलता था। नतीजा ये था कि लोग लेह लद्दाख उस जमाने में नैनो लेके चले जाते थे, और वह चले वापस भी आ जाते थे, जबकि सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं होता था। यानी कार रियली अच्छी थी, क्योंकि इतनी स्पेशियस सब कुछ अच्छा गाड़ी में, मगर सक्सेसफुल नहीं हुई। उसका रीजन था टाटा की मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उन्होंने पूरी दुनिया में इसे दुनिया की सबसे सस्ती चीप कार कह के प्रमोट किया। नतीजा ये लोगों को लगा कि यार इतनी बदनामी क्यों उठाए,
बेहतर हम आल्टो खरीद लें, क्विड खरीद लें, रेडिगो खरीद लें। जब इतने ऑप्शन थे तो लोगों ने आल्टो पर ज़्यादा भरोसा जताया, और वही हुआ भी कि नैनो की सेल धीरे धीरे गिरती चली गई। ऊपर से समय के साथ उसके इंजन में वह बदलाव भी नहीं मिले जो मिल सकते थे। उसका रीजन, कंपनी इस कार को बंद करना चाहती ही नहीं थी, क्योंकि यह रतन टाटा की ड्रीम कार थी, तो वो उसे जितना हो सका निभाने की कोशिश की। लेकिन कब तक? एक वक्त आया कि टाटा को नैनो को भी अलविदा कहना पड़ा। मुझे भी बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरी नैन में यह एक पसंदीदा छोटी गाड़ियों में से एक थी। अफसोस। बढ़ते हैं अब चौथी कार की तरफ। यह एक ऐसी एसयूवी थी जो यूरोप की कंट्री की तरफ से आई थी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्कोडा। जो कभी साइकिल बनाया करती थी उसने बनाई यति। यति 4x4 ऑप्शंस के साथ भी आती थी, यानी एक बेहतरीन एसयूवी लेकिन कंट्रोवर्शियल डिजाइन के साथ थी। नतीजा, लोगों को उसका डिजाइन उस जमाने में ही समझ में नहीं आया। आज अगर देखता हूं तो बिल्कुल अलग प्यारी सी गाड़ी दिखती है, मगर अफसोस वह अपनी डिजाइन की वजह से ही मात खा गई। 2 लीटर डीजल इंजन के साथ आती थी, और ये वही डीजल इंजन हुआ करता था जो कि ऑक्टाविया जैसी गाड़ियों में शानदार परफॉर्म कर रहा था। मगर अफसोस की बात यह है कि एक अच्छी गाड़ी अच्छी प्राइसिंग के बावजूद भी उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। अफसोस की बात है। बढ़ें अब अगली कार की तरफ। हाँ, यह कार है इंडिया के अपने मैन्युफैक्चर की, मगर बुरी तरह फ्लॉप हुई। जबकि आज के दौर में पंच, एक्स्टर, फ्रॉन्क्स जैसी कारें सेल्स चार्ट में धमाके मचा रही हैं। 10-10 हजार यूनिट बेचे चले जा रहे हैं लोग। पंच तो सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी बन चुकी थी। फिर भी यह गाड़ी पिछड़ गई। समय से पहले लॉन्च कर दिया महिंद्रा ने 2016 में ही। हाँ, मैं बात कर रहा हूं KUV 100 की। थोड़ा अजीब सा डिजाइन था, कुछ लोगों को समझ में आया, कुछ को नहीं। कुछ को लगा महिंद्रा ने सस्ती स्कॉर्पियो लॉन्च करने की कोशिश की है अपने दम पर, मगर बात लोगों को पसंद क्यों नहीं आई। गाड़ी 1.2 लीटर पेट्रोल डीजल इंजन के साथ आती थी। डीजल एमहॉक सीरीज का इंजन कहलाता था। अच्छी पावर थी, रीजनेबल फ्यूल इफिशिएंसी भी दे देती थी। कंपनी ने पहली बार कोशिश की थी फ्रंट में ही 3 सीटें देने की, यानी जिस पर हम आर्मरेस्ट कहते हैं वहां पे उन्होंने एक बेंच लगा दी थी कि चलो आप इस पर ही बैठ जाओ, क्योंकि उन्होंने गियर को ऊपर शिफ्ट कर दिया था डैशबोर्ड में। उनको लगा यहाँ से 3 लोग बैठेंगे और 3 पीछे बैठेंगे, इस तरह से 6 सीटर बन जाएगी। वो अलग बात है कि बीच वाले पैसेंजर के लिए कोई एयर बैग वगैरह जैसी चीज़ें तो भूल ही जाइए। यानी कंप्लीटली उसका क्रैश टेस्ट होता तो उसे 0 स्टार ही मिलते, एक भी नसीब नहीं होता। हाँ, यह बिल्कुल प्योर अनसेफ महिंद्रा का एक कोशिश थी इंडियन कंज्यूमर्स को खुश करने की, जो सीट्स ज़्यादा सीट 7 सीटर, 8 सीटर, 9 सीटर इसके पीछे भाग रहे हैं। उनको उन्होंने एक 5 सीटर गाड़ी में जबरदस्ती 6 सीट लगा के दे दी। काफ़ी लोगों ने शुरुआत में पसंद किया महिंद्रा पर ट्रस्ट होने की वजह से, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्वालिटी, फिनिश, इन सब चीज़ें और रिफाइनमेंट, इन सब की वजह से वह पिछड़ते चले गए। और नतीजा, बहुत जल्दी 2023 में ही कंपनी को अपनी इस कार को कंप्लीटली बंद ही करना पड़ा। हालांकि 2023 में भी वह टोटल 100 कारें भी नहीं बेच पाए थे। अफसोस, शायद समय से पहले लॉन्च करने की वजह से ही KUV 100 का यह हाल हुआ। मगर कुछ लोग उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि महिंद्रा जल्द ही पंच और एक्स्ट्रा को टक्कर देने के लिए कोई छोटी गाड़ी दे सकता है, XUV 100। मगर महिंद्रा इसकी कोई तैयारी नहीं कर रहा है। उसका कहना है कि XUV 3XO ही उसकी सबसे छोटी गाड़ी रहेगी। यानी अब वह बड़ी गाड़ियों पर ही अपने दांव खेलेगा और छोटी गाड़ियों से उसने थक हार के टाटा बाय बाय कर लिया। हाँ, इससे पहले एक बार और हाथ आजमाया था। वह कार थी रेनो और महिंद्रा के ज्वाइंट वेंचर, एक बेमेल शादी का प्रोडक्ट, लोगन। हाँ, यह है आज की 6th प्रोडक्ट जिसके बारे में बात कर रहा हूं। लोगन 1.5 लीटर DCI इंजन के साथ आती थी, जो कि रेनो का दिया हुआ इंजन था, और यह इंजन सिटी में भी 20 से लेकर 24 की एवरेज देती थी।
हाँ, 1.5 लीटर इंजन रियली बड़ा शानदार था, लेकिन इसे बनाने में रेनो ने डिजाइन में ऐसी ऐसी कमियां कर रखी, ऐसी ऐसी कॉस्ट कटिंग की कि लोगों का दिमाग ही घूम गया। आप समझो, हम आजकल कार चलाते हैं, अगर राइट हैंड साइड का मिरर टूट जाए तो हम राइट हैंड साइड का मिरर खरीद के राइट हैंड साइड में लगाते हैं, लेकिन ये ऐसी गाड़ी थी, राइट हैंड साइड का निकालो लेफ्ट हैंड साइड में लगा दो, लेफ्ट हैंड साइड का निकालो राइट हैंड साइड में लगा दो। अजीब से वाइपर चलते थे। मतलब इतनी कॉस्ट कटिंग लोगों को समझ में ही नहीं आई। उनका कहना था हम खाली गाड़ी नहीं खरीदते, हमें चाहिए एक अच्छा वैल्यू वाला पैकेज। नतीजा, लोगन भारतीय बाजार में बुरी तरह फ्लॉप हुई, जबकि उसके कॉम्पिटिटर जो थे मारुति सुजुकी 1000 जिसे स्टीम कह के बुलाया जाता था, फोर्ड की आइकन, इसके अलावा hyundai की एक्सेंट एंड वर्ना, ये उसके कॉम्पिटिटर हुआ करते थे और ये सब सक्सेसफुल थे। मगर लोगन तो बुरी तरह फ्लॉप हुई। खिसिया कर रेनो और महिंद्रा ने अपना ज्वाइंट वेंचर बेमेल शादी का डिवोर्स दे दिया, यानी अलग हो गए। अब जब डिवोर्स हुआ तो सोचा इस गाड़ी का क्या करें, तो रेनो ने कहा भाई हम तो जा रहे हैं, तुम ही संभालो। महिंद्रा से कहा, महिंद्रा ने कहा ठीक है, फिर हम इंजन कहाँ से लाएंगे, बोले हमारा इंजन भी रख लो यार। अपना इंजन दिया और उसके बाद महिंद्रा ने कोशिश की वेरितो के नाम से इस गाड़ी को लॉन्च करने की। लॉन्च किया, फिर क्योंकि डिजाइन के साथ साथ कई कमियां थी और महिंद्रा उस समय इतनी एडवांस गाड़ियां नहीं बना पाता था अपने दम पर। नतीजा, यह कार बुरी तरह फ्लॉप हुई। फिर भी एक कोशिश और की महिंद्रा ने, इसे इलेक्ट्रिक बनाकर भारतीय बाजार में लॉन्च करने की। लॉन्च भी की, गवर्नमेंट ने काफी खरीदी भी, मगर टाटा अपनी टिगोर लॉन्च कर चुका था साथ ही, जो कि एडवांस कार थी लोगन या ई वेरितो के मुकाबले, और नतीजा वो सक्सेसफुल हो गई। हालांकि अब उतनी नहीं रह गई क्योंकि दौर बदल गया, एसयूवी आ गया, लेकिन ई वेरितो बुरी तरह फ्लॉप हुई। एक और कोशिश भी की महिंद्रा ने, उन्होंने इसका एक हैचबैक या नॉचबैक वर्जन भी लॉन्च किया, मगर वो भी सक्सेसफुल नहीं रहा। यानी महिंद्रा और रेनो दोनों बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं भारतीय कंज्यूमर को समझने में। बढ़ते हैं एक अगली कार की तरफ, 7th पोजीशन पे, और यह इंडिया के सबसे बड़े मार्केट मेकर की तरफ से थी। हाँ, वो अलग बात थी कि यह कार बना के आती थी सीधे जापान से। नाम था किजाशी। 2008 के ऑटो एक्सपो में इसे दिखाया गया था। 2009 में लॉन्च किया गया था, मैंने भी देखा था ऑटो एक्सपो में। 2.4 लीटर इंजन के साथ आती थी, कीमत 17 लाख से स्टार्ट हुई थी, मैनुअल और यह सीवीटी ट्रांसमिशन सेटअप के साथ थी। किजाशी मुझे बहुत फ्यूचरिस्टिक लगती थी अपने समय में। आगे का डिजाइन, पीछे का डिजाइन दोनों ही बड़े शानदार थे, मगर अफसोस की बात थी कि रियर सीट में वह जगह ही नहीं मिल पाई। ऊपर से भारतीय बाजार में उस समय जब किजाशी आई, एकॉर्ड, कैमरी, सुपर्ब जैसी कारों का जलवा था, उनके आगे यह कार बौनी सी नजर आती थी। नतीजा, लोगों ने सिमिलर कीमत पर इन कारों में दांव खेला और एकॉर्ड, कैमरी, सुपर्ब भारतीय बाजार में अच्छे नंबर में बिकती रही और किजाशी को बराबर तो छोड़िए आधे नंबर भी मिलने की लाले पड़ गए। नतीजा, कंपनी को बहुत ही जल्द से 5 साल के भीतर इस कार को टाटा बाय बाय कहना पड़ा और 2014 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। हालांकि मैं आज भी मानता हूं कि चलाने के मामले में किजाशी एक बेहतरीन प्रोडक्ट थी। बढ़ते हैं एक अगली कार की तरफ, नाम है टाटा हेक्सा। याद आ गया ना? बहुत बेहतरीन कार, ऐसी बेहतरीन राइड क्वालिटी आज भी मिस करता हूं। उस जमाने में भी हेक्सा में रियर कर्टन आते थे, यानी हेक्सा एक बेहतरीन प्रोडक्ट थी जो आरिया के प्लेटफॉर्म पर ही डेवलप की गई थी। 2017 में लॉन्च हुई और 2020 में इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। 13 लाख रुपीस कीमत से यह स्टार्ट हो गई थी। उम्मीद थी टाटा को कि वह इस कार के थ्रू इनोवा को टक्कर दे सकेंगे, और बिल्कुल यह टक्कर देने के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट थी। मगर अफसोस, इनोवा इसे बुरी तरह। दूसरी गलती हुई टाटा मोटर्स से, जो टाटा मोटर्स के एमडी का ही कहना था। हाँ, शैलेश चंद्रा से मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि वह इस कार को एक ही गलती कर बैठे, वो ये कि इसे टैक्सी कोटे में लॉन्च कर दिया। नतीजा,
इंडियन कंज्यूमर ने इसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। जबकि वो जब मुझसे मिले थे उस दिन भी वह मुंबई से पुणे हेक्सा में ही बैठ के आए थे, यानी उनकी भी यह फेवरेट कार थी जैसे कि मेरी। मगर अफसोस भारतीय कंज्यूमर को यह कार समझ में नहीं आई और यह बुरी तरह फ्लॉप हुई। और मेरा मानना है यह इंडियन कंज्यूमर ने गलती कर दी और इसीलिए हेक्सा जैसी कार को भारतीय बाजार से जाना पड़ा। मेरे हिसाब से अगर लोग खरीदते तो यह आज राज करती और टाटा के लिए बहुत बेनिफिशियल प्रोडक्ट बन जाती। बढ़ते हैं एक अगली कार की तरफ। रेसिंग डीएनए वाली यह गाड़ी इंडियन रेसिंग एंथुसियास्ट को बहुत पसंद थी। जितने भी जर्नलिस्ट थे सब इस पर फिदा थे, जितने भी ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट्स थे सब इस पर फिदा थे। पंजाब केरला में इसका जलवा था। नाम है मित्सुबिशी लांसर। हाँ, यह भारतीय बाजार में वह सक्सेस नहीं पा सके। 2017 में रही यह गाड़ी और 1.5 लीटर इंजन के साथ थी और 2 लीटर इंजन ऑप्शन भी इसमें मौजूद था। 7 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाती थी, यानी एक्चुअल में इसका प्राइस का मुकाबला तो वर्ना जैसी गाड़ियों के साथ था, वर्ना फेस्टा जैसी गाड़ियों के साथ, मगर यह उनसे ज़्यादा बड़ी और ज़्यादा बेहतरीन हैंडलिंग के साथ आती थी। इसके सस्पेंशन और चैसी इतनी सॉलिड थी कि रेसिंग करने वाले इसमें मॉडिफिकेशन करा के क्या खुदा फदा के रेस करते थे कि देख के आदमी दंग रह जाए कि इतनी सस्ती गाड़ी थोड़े से मॉडिफिकेशंस के साथ ये डायनेमिक, क्या कहना। आज भी बहुत सी पुरानी जगहों पर पंजाब में और साउथ में मुझे अक्सर लांसर देखने को मिल जाती है और फिर वो यादें दिमाग में ताज़ा हो जाती हैं। हाँ, भारतीय कंज्यूमर इस तरह की रेसिंग एंथुसियास्ट वाली ड्राइविंग को कभी भी समझ नहीं पाया और इसीलिए यह कार भी पूरी तरह फ्लॉप हुई और इतनी फ्लॉप हुई कि मित्सुबिशी को भी बुरा बिस्तर समेटने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि एक कोशिश सीडिया के साथ भी थी, मगर लांसर गई तो गई, उसको संभालना दोबारा नामुमकिन हो गया। अब बढ़ते हैं अपने इस कोल वीडियो के आखिरी कार की तरफ। हाँ, यह है निसान के सब ब्रांड डैटसन की डैटसन गो। 3 लाख रुपए से शुरू हो जाती थी, बड़ी साइज की गाड़ी थी, 1.2 लीटर इंजन के साथ थी और आल्टो वाली कीमत पे थी। अरे फिर तो सक्सेसफुल होना चाहिए था, मगर निसान तो निसान ठहरा। उसको समझ में ही नहीं आया कि वह कैसे एक ही शोरूम में इधर कैसा डैटसन के लिए, इधर कैसा निसान के लिए, इधर डैटसन के कस्टमर आएंगे, इधर निसान के कस्टमर आएंगे। इतनी कंफ्यूज्ड मार्केटिंग, नतीजा बुरी तरह फ्लो। सारी दुनिया में डैटसन ब्रांड को बंद कर दिया गया, मगर इंडिया निसान चालू रखे था। क्यों? क्योंकि वही उसका ब्रेड एंड बटर हुआ करती थी, यानी डैटसन ही गाड़ियां निसान से ज्यादा बेचा करती थी। भले अब हम इसे उन अंडररेटेड कारों में गिन रहे हैं। गो 1.2 लीटर इंजन, मैनुअल और सीवीटी दोनों के साथ थी। जाते जाते कंपनी ने सीवीटी भी लॉन्च किया, जिसे मैंने टेस्ट ड्राइव भी किया था और मीडिया रिव्यू में मैंने क्लियरली बताया था चेन्नई जाके कि यह एक अच्छी गाड़ी है। और मगर उसके लॉन्च होने के कुछ महीनों बाद ही कंपनी ने डैटसन को इंडिया से टाटा बाय बाय कर दिया। हालांकि एक कोशिश उनकी थी डैटसन प्लस के नाम से 7 सीटर बनाने की, मगर वह भी नहीं चल सकी। कंपनी ने डीलर स्टेप पर सीएनजी का भी ऑप्शन दिया, मगर कस्टमर ने जब नकार दिया तो नकार दिया। इंडियन कस्टमर पीछे पड़े रहे सिर्फ एक ब्रांड के। हमेशा यह कंज्यूमर का नेचर ही रहा है इंडिया में कि वह जिस ब्रांड को प्यार करने जुट जाते हैं उसके पीछे ही पड़े जाते हैं, बाकी सबको टाटा बाय बाय कर देते हैं। नतीजा यह भी अच्छा प्रोडक्ट इंडिया से बाय बाय करके जा चुका। इस इंफॉर्मेशन से आपको क्या लगा? इन 10 कारों में से आपकी 3 पसंदीदा कारें कौन सी थी? मैं इंतजार करूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में उनके नाम लिखने में, और जो नाम ऊपर होगा मैं उसको जरूर समझना चाहूंगा कि आपने पहले नंबर पर किस कार को सबसे ज्यादा मिस किया। लिखिएगा नीचे कमेंट में जरूर, मैं इसी का तो इंतजार कर रहा हूं। और जिन्होंने इन कारों को खरीद रखा था कभी, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, वो भी तो जाने कि उनकी पसंदीदा कार क्या कारगुरु को भी पसंद आती थी।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक करने में भी संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पे देखे तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे देखे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, यादों के साथ या धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुरु।